हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा राठौर फ्रॉम एडुग्रोन। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप चाहें तो इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो जो मैंने एडुग्रोन चैनल पर डाला हुआ है उसे प्रेफर कर सकते हैं, ताकि आपको इसके जो टॉपिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम। इनमें से करेक्ट IUPAC नेम क्या है? ठीक है, तो पहले हमें इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखने पड़ेंगे। चलिए, फर्स्ट का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा? 3-ethyl 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन है मतलब 7 कार्बन है। ओके, 1 2 3 4 5 6 हेप्टेन है मतलब 7 कार्बन है। इसके बाद 4 पे डाइमिथाइल है, 2 मिथाइल हैं, फोर्थ नंबर 1 2 3 4, फोर्थ पर 2 मिथाइल हैं। ठीक है, और 3 पर इथाइल है, 1 2 एंड 3। थर्ड पे इथाइल ग्रुप। क्या ये सही है? सही IUPAC है? हाँ, ये सही IUPAC है। अगर हम इसे नंबरिंग, इसमें नंबरिंग यहाँ से दी गई है इस साइड से, अगर हम इसे नंबरिंग इस तरफ से, सॉरी 7 है बनाया मैंने, 7 इस तरफ से देते तो ये 4 और 5 पर आते, तो ये गलत हो जाता। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी इथाइल को पहले देना ज़्यादा ज़रूरी था। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, फर्स्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड देखें, 4,4 डाइमिथाइल 3,ethyl हेप्टेन। अगर ऐसा लिखें तो ये गलत है। स्ट्रक्चर सेम बनेगा, यही जो बनाया है हमने, लेकिन 4,4 डाइमिथाइल पहले नहीं लिखाएगा। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फर्स्ट वर्ड जो आ रहा है उसके हिसाब से देखें तो इथाइल लिखाएगा। नेक्स्ट देखें तो 4,4 डाइमिथाइल 5 इथाइल, इसमें सेम यही ये वाले नंबरिंग के हिसाब से उन्होंने दिया है। तो 4 और 5 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये लोवेस्ट पॉसिबल नंबर्स नहीं है, हाईएस्ट है। देन 4,4 दिस यूज नहीं करते हैं, डाई यूज करते हैं। तो ऑल 3 आर इनकरेक्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओनली फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, सेकंड, IUPAC नेम फॉर दिस वन। इसके लिए IUPAC क्या होगा? सबसे पहले हम इसके कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है मतलब पेंटेन होगा, पेंट आएगा। OH लगा है मतलब पेंटेनोइक एसिड होगा, पेंटेनोइक एसिड होगा। ठीक है, और इसी को फर्स्ट कार्बन माना जाएगा जिसपे कार्बोक्स, जिसपे OH लगा है, तो उसी को फर्स्ट कार्बन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ कार्बन पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलेट ग्रुप जब लगा होता है तो प्रीफिक्स लिखा जाता है ऑक्सो, और फोर्थ पे लग गया है तो ये हो जाएगा 4 ऑक्सो। तो 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, इसके हिसाब से आंसर विल बी दी फोर्थ आंसर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IUPAC नेम फॉर दिस वन। इस स्ट्रक्चर के लिए अगर IUPAC दे तो सबसे पहले तो बीच में बेंजीन बना हुआ है। IUPAC देने के लिए Cl वाला जो कार्बन है उसको 1 मानेंगे, फिर NO2 वाला जो होगा वो 2 हो जाएगा, देन 3, CH3 वाला हो जाएगा 4। प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से देखें तो अब इसकी हम अगर नोमेनक्लेचर देखें तो बेंजीन तो एंड में आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गया, टोलिन नहीं आएगा। ठीक है, बेंजीन एंड में आएगा। अब बेंजीन में फोर्थ नंबर पे मिथाइल है, फोर्थ नंबर पर मिथाइल एक इस वाले में है, सेकंड ऑप्शन में है और फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पे क्लोरो और नाइट्रो है। ठीक है, अब इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो देखते हैं, लेकिन नंबरिंग में भी देखेंगे। नंबरिंग में 2 नंबर वाला पहले आएगा, 4 नंबर वाला बाद में आएगा। ऐसा नहीं कि 4 को पहले रख दिया, 2 को बाद में रख दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर, नॉट द सेकंड वन। सॉरी, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट द फर्स्ट वन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखे जाते हैं, नंबर्स नहीं देखे जाते हैं, नंबर्स की सीरीज में नहीं चलते, अल्फाबेटिकल यहाँ पे M देन N। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट फर्स्ट। वेरी सॉरी, मैंने गलत थोड़ा सा एस्टिमेट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Electronegativity of carbon atom depends upon their state of hybridization.
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन मार्क्ड विथ एस्टेरिक इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमें इसमें बताना है कि कौन से वाला कंपाउंड ऐसा है जिसमें एस्टेरिक साइन वाला कार्बन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन सीरीज में अगर चलें तो जिस कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन sp2 एंड देन sp3। फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो जिस कार्बन पे एस्टेरिक है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बी में देखें तो ये sp2 है, सी में देखें तो ये sp है, और डी में देखें तो ये अगेन sp2 है। तो sp सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन से वाले में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पॉसिबल? अल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप होता है OH, एल्डिहाइड्स में होता है HO, अल्काइल हैलाइड्स में इन्हें फंक्शनल ग्रुप नहीं कहा जाता, सियानेट्स में होता है CN। ओके, तो अल्काइल हैलाइड्स इसका सही आंसर होगा। अल्काइल हैलाइड्स फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते हैं। ओके, so option third is correct. Fragrance of flowers is due to presence of some steam volatile organic compounds called essential oils. These are generally insoluble in water. ये insoluble है पानी में, temperature but are miscible with water. Steam में soluble है। A suitable method for extraction of these oils क्या होगा? देखिए, since पानी में ये नहीं घुलते हैं, insoluble है, लेकिन वाटर वेपर में घुले हुए हैं, तो इसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन प्रॉपर रहेगा। So fourth option will be the correct answer. Next question is, during hearing of a court case, judge suspected that some changes in the documents had been carried out. He asked the forensic department to check the ink used at two different places. Ink के बारे में बात हो रही है। According to you, which technique can give the best results? इंक के बारे में बात हो रही है, मतलब हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पर पता लगाने के लिए, है ना। क्रोमेटोग्राफी के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर। इंक की बात हो रही है तो बहुत बारीक मॉलिक्यूल्स या एटम्स रहे होंगे इंक में, जिन्हें अलग अलग लेयर्स में अरेंज करना पड़ेगा। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी विल बी दी मोस्ट सफिशिएंट वे टू फाइंड आउट कि कौन सी वाली इंक दोनों जगहों पे यूज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा प्रिंसिपल? पेपर क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशन प्रिंसिपल काम करता है, क्योंकि उसमें अलग अलग पार्टीशंस में सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग केटायंस। स्टेबिलिटी डिक्रीज होने में परफेक्ट तरीका क्या होगा? अगर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के उसमें लिखें हम इनको तो किस तरह लिख सकते हैं? ओके, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें, सेकेंड वन विल बी द मोस्ट स्टेबल, फर्स्ट नंबर पे आएगा ये, सेकेंड वन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के कारण यहाँ पर। ठीक है, फिर फर्स्ट वाला नेक्स्ट मोस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव आई इफेक्ट आ रहा है। देन थर्ड वाला लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इसमें पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है, और पार्शियली पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट भी बहुत देर बाद आ रहा है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम पूछा है। IUPAC नेम के लिए यहाँ पे हम पहले इनको नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने में हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं। तो 4 कार्बन तो मेन चेन में इन्होंने दिखा रखे हैं, नीचे इसके 2 कार्बन यहाँ पे हैं और 2 कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, तो हम जो चेन लेंगे वो सबसे लंबी लेंगे। मान लीजिए मैंने चेन ले ली ये वाली, 1 2 5, सॉरी 5 की चेन आएगी, नहीं 6 की चेन आएगी, 4 5 एंड 6, ये वाला नहीं आएगा, ये आएंगी 6 की चेन। ठीक है, 6 की चेन आएगी, ये लंबी। अब इसमें अगर हम कंपोनेंट्स रखें तो 2 मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं, एक 3 पर आ रहा है और एक 4 पर आ रहा है, बाकी कहीं मिथाइल ग्रुप नहीं आ रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 3 4
डायमिथाइल, और कितने की चेन आ रही है, 6 की हेक्सेन, 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन. सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following compounds carbon marked with asterisk is expected to have greatest positive charge? कौन से वाले के पास पॉजिटिव चार्ज सबसे हाईएस्ट होगा? ओके, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज किसके पास सबसे हाईएस्ट होगा? यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन. यहाँ MgCl है तो इसके पास सबसे कम होगा क्योंकि Mg पहले ही पॉजिटिव हो गया है. यहाँ तक जाते जाते और कम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज. यहाँ Br है तो इसमें रहेगा, इस वाले में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं है. ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गए. ब्रोमीन और क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके कार्बन पे, इसके बगल में जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे हाईएस्ट होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सिंस कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैंस कॉल्ड एज, इसलिए इसे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसे क्या बोलते हैं, टेट्रा कोवेलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ionic species are stabilized by the dispersal of charge. Which of the following carboxylate ions is the most stable? इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल शायद वो होगा जिसमें दोनों तरफ से स्टेबलाइजेशन होगा. पहले वाले में एक ही तरफ से स्टेबलाइजेशन है, एक ही तरफ से नेगेटिव चार्ज है. दूसरे में एक यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, ये हो सकता है. फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा सेकंड वाले के आगे. थर्ड में एक फ्लोरीन है, एक तरफ नेगेटिव है, दूसरी तरफ भी नेगेटिव है, ये भी हो सकता है. फोर्थ वाले में 2 फ्लोरीन है और एक तरफ नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन. तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा? फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें 2 फ्लोरीन है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा एक तरफ और दूसरी तरफ भी बहुत ज़्यादा. तो फोर्थ वन विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Electrophilic addition reaction proceed in 2 steps. First step involves addition of an electrophile. Name the type of intermediate formed in the first step of the following addition reaction. कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? तो जब ये H पॉजिटिव आयन जाएगा तो ये या तो इस वाले के पास जुड़ सकता है या इस वाले के पास जुड़ सकता है ना. अगर अंदर वाले के पास जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ता है तो 1 डिग्री कैटायन बनाएगा इसे, और यहाँ पर जुड़ता है तो 2 डिग्री कैटायन बनाएगा. ओके, और हमें पता है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से. तो इसीलिए यहाँ पे एनायन तो बनाएगा ही नहीं, तो एनायन वाले तो पहले ही कैंसिल हो गए. 1 और 2 डिग्री में से 2 डिग्री सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन अंडरगो फिजन इन 2 डिफरेंट वेज. करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग हेट्रोलाइटिक फिजन ऑफ CH3Br. यहाँ पे हेट्रोलाइटिक फिजन कराना है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही की तरफ चले जाएंगे, किसी एक की तरफ. पहले वाले में गलत एरो बना हुआ है क्योंकि CH3 की तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, ये कैंसिल हो गया. सेकेंड वाले में सही बना है, Br की तरफ जाएंगे और साइन भी सही है, Br नेगेटिव हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव हो जाएगा. सेकेंड इज करेक्ट. थर्ड वाला क्यों गलत होगा? देखिए, एरो सही बना है लेकिन CH3 को नेगेटिव कर दिया जबकि Br नेगेटिव होता. फोर्थ वाले में तो हेट्रोलाइटिक हो ही नहीं रहा, होमोलाइटिक है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन. एडिशन ऑफ HCl टू एन अल्कीन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप. ये HCl है, प्रिंटिंग मिस्टेक. फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ H पॉजिटिव आयन टू CC पोर्शन विच कैन बी शोन एज. किस तरह से एडिशन होगा? ओके, एडिशन किस तरह से होगा तो वो एरो से पता चलेगा. फर्स्ट वाले में एरो में H पॉजिटिव यहाँ आ रहा है एक कार्बन के पास, और फिर डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे कार्बन के पास जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, दूसरे कार्बन के पास नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड वाले में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो H पॉजिटिव के पास जा रहे हैं. हाँ, ये होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का मेन सोर्स है वो डबल बॉन्ड ही है और वहीं पे जाके जुड़ेगा ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की मदद से. थर्ड वाले में फिर H पॉजिटिव वहीं पे वापस आ रहा है डबल बॉन्ड के पास, तो ये भी नहीं होगा. ऑल आर पॉसिबल तो हो ही नहीं सकते. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन ऑल द कार्बन एटम्स इन द सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है. यहाँ पे फर्स्ट वाले में ट्रिपल बॉन्ड में है सारे चारों कार्बन, तो ये sp हो गए सारे. सेकेंड वाले में ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है ये sp3 है,
बाकी दो sp हैं, थर्ड वाला फिर sp3 है, थर्ड वाले में तीनों sp2 हैं, फोर्थ वाले में दो sp2 हैं और दो sp3 हैं, सॉरी थर्ड वाले में sp2 दो हैं और एक जो बीच का है ये sp है, फोर्थ वाले में चारों sp2 हैं। तो एक ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन किन में देखा जा रहा है, एक फर्स्ट वाले में और एक फोर्थ वाले में, कि सारे कार्बन सेम हाइब्रिडाइजेशन में। बाकी जो दो ऑप्शन हैं उसमें कलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन है। ये 17 के आंसर दो होंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 18, in which of the following representations given below special rearrangement of group or atom is different from the given in structure A? ये में दिए हुए स्ट्रक्चर से अलग कौन से वाले पे है? ओके सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो बोल्ड लाइन दी जाती है इसका मतलब होता है पेज के अंदर जाना, और ये जो डैश वाली दी होती है ये पेज से बाहर निकलने वाली है, मतलब पेज के नीचे वाली है जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन सा वाला एक की तरह है और बाकी के जो हैं वो अलग कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखेंगे, फर्स्ट वाले में तो Cl से Br बहुत दूर ही चला गया है बिल्कुल, तो अरेंजमेंट चेंज हो गई, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड में Cl Br दोनों साथ में है, HCS3 के नीचे ही था, तीनों नीचे थे, ये सही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, मतलब डिफरेंट नहीं है ये। थर्ड ऑप्शन में Cl Br साथ में है बट पोजीशन चेंज हो गई हैं, Br आगे आना था, Cl पीछे जाना था। ओके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का अंतर हो गया है, सो सी थर्ड भी जो है वो डिफरेंट है। फोर्थ वाले में देखें, अगेन Br Cl के पीछे की तरफ हो गया है जबकि आगे की तरफ होना चाहिए था, क्लॉकवाइज होना था, एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, तो ये भी डिफरेंट है। तो थ्री ऑप्शन आर करेक्ट, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, जिनमें का रिजेम्बलेंस नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीशीज दैट शुड हैव, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स के पास एक तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए डोनेट करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता न्यूक्लियोफाइल के पास, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज नहीं होती हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड टू ऑप्शंस आर करेक्ट। हाइपर 20th क्वेश्चन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ, डीलोकलाइजेशन काय का होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम, मैंने बताया था डबल बॉन्ड होता है, उसके बगल वाले एलिमेंट पे या बगल वाले बॉन्ड के साथ इंटरचेंजिंग होती है, तो सिग्मा पॉइंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चेंज होता है कार्बन हाइड्रोजन में, तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, हाँ डायरेक्टली पॉजिटिवली चार्ज से अगर अटैच्ड हैं तो उनके साथ भी चेंजिंग हो सकती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, अगर पाई इलेक्ट्रॉन से कार्बन कार्बन बॉन्ड पे तो उनके साथ नहीं होगी डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के साथ भी नहीं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वहाँ पे होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की डिलोकलाइजेशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस आर करेक्ट, बाकी दो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason based, energy of resonance hybrid is equal to the average of energies of all canonical forms. Resonance hybrid cannot be presented by a single structure. कैनोनिकल फॉर्म्स की जो रेजोनेंस एनर्जी आती है वो हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड से अलग होती है और ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस इज नॉट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड को आप सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन भी गलत है, तो फर्स्ट एंड ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, pen2,1-ene and pen2-ene are position isomers. Position isomers differ in the position of functional group or a subsequent. हाँ, pen2,1-ene और pen2-ene दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, पोजीशन चेंज हो रही है यहाँ पे आइसोमरिज्म की। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स वो होते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन बदलती है। फर्स्ट एंड ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट assertion है sulfur present in an organic compound can be estimated quantitatively by Carius method. हाँ, Carius method से ही जाना जाता है सल्फर को. नेक्स्ट, सल्फर इज सेपरेटेड easily from other atoms in the molecule and gets precipitated as light yellow solid. हाँ, लाइट येलो सॉलिड के रूप में precipitate होता है बाय मिक्सिंग इट विद बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड के साथ. तो ये बेरियम सल्फेट बना के अलग निकल जाता है. So here both A and R are correct and R is the correct explanation of C. Next question. Assertion again, components of a mixture of red and blue inks can be separated by distributing the components between stationary and mobile phases in paper chromatography. Colored components of inks migrate at different rates because paper selectively retains different components according to the difference in their partition between the two phases. हाँ, ये सही दिया है पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए. पेपर क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल सेम यही होता है. कोई रेड और ब्लू दो इंक्स हैं, उन्हें अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला तरीका ही अपनाएंगे. इसमें इंक्स माइग्रेट हो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह अपना पार्टीशन सिलेक्ट करके दो फेजेस में. ओके, तो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. इसमें से आइसोमेरिज्म का टाइप नहीं है. चेन होता है, पोजीशन होता है, फंक्शनल होता है, ड्वेल नहीं होता. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन. कौन से मेथड्स हैं प्यूरिफिकेशन? स्टीम है, क्रिस्टलाइजेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, फ्रैक्शन है. चारों इसके आंसर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, method is used to purify liquids having high boiling point and decomposes at or below the boiling points. वो मेथड जिसमें लिक्विड्स प्यूरिफाई किए जाते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट की मदद से और डिकम्पोज होते हैं बिलो देयर बॉइलिंग. तो इसमें प्रेशर लगाया जाता है, रिड्यूस किया जाता है प्रेशर. इसका आंसर है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत डिफरेंस होता है, वो वाले किए जाते हैं. स्टीम डिस्टिलेशन में जो पानी में मिसेसिबल नहीं होते पर वेपर फेज में मिसेसिबल होते हैं वो किए जाते हैं. डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूरी होता है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 28, विच कलर कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन टेस्ट में नाइट्रोजन का कौन सा कलर आना जरूरी होता है? प्रूशियन ब्लू. ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आपको इनके कंपाउंड्स भी याद होने चाहिए कि कौन सा कंपाउंड मिक्स करने पे हमें ये कलर मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर कन्फर्म्स प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन सल्फर टेस्ट. सल्फर की प्रेजेंस के लिए वायलेट कलर आना जरूरी है. नेक्स्ट, डोमास और जिल्दाल्स मेथड किसका एस्टिमेट करते हैं? डोमास एंड जिल्दाल्स क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं. तो हियर ऑल क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड. जो बन सकते थे इस चैप्टर से वो सारे डिस्कस कर लिए हैं मैंने. अगर आप चाहें तो इस वीडियो को प्रेफर करने के पहले आप एक बार मेरी जो रिवीजन वीडियो है सेम चैप्टर की उसे प्रेफर करें. देन उसके बाद एमसीक्यू वीडियो पे आएँ तो आपको ज़्यादा सही लगेगा. सो दैट आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज भी अच्छे से हो जाए. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.